बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे ले सकते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव लेने के कौन कौन से फार्मूलाज हैं। हम रेट ऑफ चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। आइए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 बुक 2 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है हमारे पास चैप्टर? डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? What are the dependent and independent वेरिएबल? जी स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखें, नाम से जाहिर है डिपेंडेंट जिस पे डिपेंड किया जाए, जो डिपेंड कर रहा हो। डिपेंडेंट का मतलब क्या? जो डिपेंड कर रहा हो। जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, खुद अर्निंग नहीं करते तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। आपको कोई भी पॉकेट मनी चाहिए होती है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, अपने स्टेशनरी खरीदनी है, कुछ भी करना है तो आप उसके लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो आप डिपेंडेंट हैं किस पे? अपने पेरेंट्स पे। इसी तरह से दूसरा वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना खुद अर्निंग करते हैं और अपनी चीज़ें खुद परचेज करते हैं। उनको जो भी चाहिए होता है वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसलिए हम उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब हम वेरिएबल्स में जब बात करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में जब हम बात करेंगे तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम समझेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है a = πr²। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है a = πr²। अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है। अब देखें, अगर रेडियस हमारे पास 1 हो तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई आ जाएगा। अगर रेडियस हमारे पास 2 हो तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? 4 पाई आ जाएगा। इसी तरह से अगर रेडियस हमारे पास 3 हो तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? 9 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से जिसको हम इजीली अपनी मर्जी से वैल्यूज दे रहे हैं वो फंक्शन क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसको हम अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करते जाएं और उसकी वजह से चेंज किस में आ रहा है? वो एरिया में आ रहा है। तो एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट केस। जैसे जैसे हम रेडियस को बड़ा करते जा रहे हैं, रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो सर्कल का एरिया भी क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है, एक्सपेंड। और जैसे जैसे हम रेडियस को कम करते जाएंगे, हमारा सर्कल का एरिया भी जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्या बात कहेंगे? एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो रेडियस पे डिपेंड करता है। इसलिए रेडियस r जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, y = x+3। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डोमेन, जिसको हम कहते हैं डोमेन की वैल्यूज आप किस में पुट करते हैं? आप हमेशा x में पुट करते हैं। तो x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x में वैल्यू पुट करने की वजह से y का आंसर मिलता है। ये फंक्शन सॉल्व होता है। जैसे 1 पुट करेंगे आंसर 4 आएगा, 2 पुट करेंगे आंसर 5 आएगा, 3 पुट करेंगे आंसर 6 आएगा। वो किसके आंसर आ रहे हैं? वो y के आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? y है। और ये y किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या है? इंडिपेंडेंट।
x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, क्योंकि हमारा ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें हम बार बार एक वर्ड यूज़ करेंगे रेट ऑफ चेंज का। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं जी, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल्स टू सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। एंड वी नो डैट हम पढ़ चुके हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि y जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी भी मैं इसको लिख सकता हूँ। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जैसे हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। सी कोई कांस्टेंट हो सकता है, सी 1 2 3 4 -1 -2 -3 2.5 1 -1.5, ये कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट मैं इसको सी को लेट सी इज इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 बन गया है, ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब मैं इसमें डोमेन पुट करता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। आप जो मर्जी चाहे वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम इसमें 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं तो उसमें चेंज नहीं होना। हम इसमें 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 2, आंसर फिर भी 2 आया। एफ ऑफ 3, आंसर फिर भी 2 आया। एफ ऑफ 50, x की जगह मैंने 50 पुट किया, आंसर फिर भी 2 आया। 100, आंसर फिर भी 2 आया। 1000 पुट करें, आंसर फिर भी 2 ही आएगा। जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर लें, पॉजिटिव में नेगेटिव में, जितनी बड़ी मर्जी या जितनी छोटी मर्जी वैल्यू पुट कर लें, आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। तो हमारे आंसर में कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आया, वो 2 ही रहा है। तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो 0 है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंज अगर आता तो हम उसकी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो चेंज ही नहीं आ रहा। ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज 0। कांस्टेंट फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं एक लीनियर फंक्शन हम ले लेते हैं, या हम आइडेंटिटी फंक्शन पहले ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। 1 पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा। 2 पुट करेंगे, आंसर 2 आएगा। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, आंसर आ रहा है। एफ ऑफ 2, आंसर आ रहा है 2। एफ ऑफ 3, आंसर आ रहा है 3। एफ ऑफ 4, आंसर आ रहा है 4। एफ ऑफ 50, आंसर आएगा जी 50। एफ ऑफ 100, आंसर क्या आएगा जी, 100 आएगा। एंड इसी तरह अप टू सोन, आप जो वैल्यू पुट करोगे वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी डोमेन भी क्या होती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होती है। अब यहाँ पे अगर हम तरतीब से जब हमने वैल्यू पुट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 -2 -3 -4, सब पे जो डिफरेंस आ रहा है आंसर में वो 1 का आ रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो 1 से पीछे क्या आएगा, 0, 1 का डिफरेंस है। 0 से -1 पुट करेंगे, 1 का डिफरेंस है। इसी तरह से जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 1 या इज 1। यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या है, 1 का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम
पावर पे जाते हैं, हम नेक्स्ट जो फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैं फंक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। एफ ऑफ वन डेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 पुट करें, आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 पुट करें, आंसर 9 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 पुट करें, आंसर 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 पुट करें, आंसर 25 आ जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ 6 पे आंसर 36 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ये इसी तरह जो भी वैल्यू हम इसमें जो भी इनपुट देंगे उसका हमें स्क्वायर होके हमें आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है जी स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1 पे 1 आंसर आ रहा है, 2 पे 4 आंसर आ रहा है, 3 पे 9 आंसर आ रहा है, 4 पे 16 है, 5 पे 25 है, 6 पे 36 है। हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसका स्क्वायर होके हमें आंसर मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूँ, 3 का डिफरेंस है, अगर इसका डिफरेंस चेक करूँ 5 है, इसका डिफरेंस चेक करूँ ये हमारे पास 7 है एंड इसी तरह से अब क्या मैं कोई सेम डिस्टेंस ले पा रहा हूँ, क्या मैं इसका जो चेंज है वो सब में सेम ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब में सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ वी विल फाइंड the rate of change, हम रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसका रेट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड करेंगे। फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 2x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इसका रेट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका रेट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनका रेट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिससे हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिसको हम फॉलो करके रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करें। ये जस्ट एक हमारे पास लेमैन का टाइप है जिसमें हम एक आधे फंक्शन को तो शायद रेट ऑफ चेंज हम चेक कर सकें। जैसे हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इसका रेट ऑफ चेंज 0 आ रहा है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज 1 आ रहा है, लेकिन हम हर फंक्शन के साथ ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी ना किसी प्रॉपर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं अपने उस प्रॉपर मेथड पे जिसके ज़रिए हम रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज को समझना चाहते हैं हम कि रेट ऑफ चेंज एक्चुअली है क्या और ये वर्क कैसे करता है और हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कैसे कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसे मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 1 है। अभी जस्ट आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये एक्चुअली होने क्या जा रहा है, फिर मैं साथ साथ चीज़ों को रिलेट करता जाऊंगा और इसको हम समझते जाएंगे। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं y में और x में एक छोटा सा चेंज ला रहा हूँ। वो चेंज क्या हो सकता है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा इधर हो गया, ये भी एक चेंज है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है लेकिन चेंज तो है। आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, यकदम जंप आया, आपको स्पीड स्लो करनी पड़ी, फिर आप ने जंप क्रॉस किया, उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आया। हो सकता है आप पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, आपको यकदम ब्रेक लगानी पड़ी और फिर वो चेंज हो गया, वो चेंज तो है। इसी तरह से और बहुत सारे चेंज हैं जिनको मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। अभी हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में क्या है, हम एक छोटा सा मामूली सा चेंज ले लेते हैं जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। y में अगर हम चेंज लेते हैं तो y को हम लिखते हैं y प्लस डेल्टा y डेट इज
x में जो चेंज आएगा उसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। जो माइनर सा चेंज हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, y में जो चेंज लिया है उसको हमने डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो x में चेंज लिया है उसे हमने डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारी इक्वेशन होगी 2, और इसको मैं नाम दूंगा स्टेप 1 का। हम नेक्स्ट जो भी काम करेंगे हम इन स्टेप्स को याद रखेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, स्टेप 1 है कि हम उसमें चेंज लेके आए हैं। जो भी फंक्शन हमें दिया गया था उसमें हम मामूली सा चेंज लेके आए हैं। अब क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्टेप 2 है, स्टेप 2। अब y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा डेल्टा y, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन फंक्शन। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है इसे हम कहते हैं चेंज इन फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन आया था, ये हमारे पास जो फंक्शन था उसमें जो चेंज आया है वो ये लिखा हुआ है। चेंज तब्दीली को डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं, उसकी मैंने डिफरेंट एग्जांपल भी दी। अब हम साथ साथ उन एग्जांपल को, ये सिंपल सी बात है, ये क्या है, फंक्शन में चेंज है, ये क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप 3। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई over delta x, that is equals to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। ये हमारे पास क्या आया है, that is called average rate of change। average rate of चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फ़र्ज़ करें आप मूव कर रहे हैं, यहाँ से आपने जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना है, मोटरवे को आप यूज़ करते हैं, तो क्या ऐसा है कि आप 120 की स्पीड से मूव करेंगे थ्रू आउट, यानी कि आप टोल प्लाजा जो आएगा उसको भी 120 की स्पीड से क्रॉस करेंगे? ऐसा तो नहीं है, कहीं पे आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगा, स्पीड आपकी फिर कम हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने 5 इंटरवल्स में स्पीड को चेक किया, कहीं पे आपके पास 120 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, कहीं पे आपके पास 20 आ रही थी, कहीं पे आपके पास 100 आ रही थी, कहीं पे आपके पास 140 आ रही थी। तो इन सब को आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप इन सब की एवरेज निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो आता है जी 105। तो हम कहेंगे कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद तक 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव किया, वो आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। बात समझ आई आपको एवरेज की? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ लेने के बाद आपके पास एक रिज़ल्ट आता है, डिफरेंट वैल्यूज़ की एवरेज निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है।
अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब डेल्टा एक्स में 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, 0 नहीं ले रहा क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम 0 के करीब होते जाएंगे तो हमारा जो चेंज है वो बहुत छोटा होता जाएगा, उसको हम लिखेंगे, इसको हम स्टेप 4 का नाम देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो स्टेप 4 का हम नाम देते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, that is called instantaneous rate of change। instantaneous rate of change, जो यकदम एक लम्हे में चेंज आया है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप ड्राइव कर रहे हैं, यकदम आगे जंप आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो आपको यकदम ब्रेक अगर लगानी पड़ती है तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डेरिवेटिव की, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट variable with respect to independent variable, independent variable is called derivative, is called derivative। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अभी हमने पढ़ लिया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो एक लम्हे में चेंज आता है, जस्ट लम्हे का जो चेंज है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को भी हम पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी हम पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। और ये हमारे पास डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड साइड जो है डेट इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं डी वाई, क्योंकि डेल्टा वाई में चेंज है, डी वाई ओवर डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हम एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट इसकी डिफरेंट नोटेशंस हैं, आपकी बुक पे भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ किए हैं, वो वहाँ पे एक टेबल में बना के उन्होंने लिखी हुई हैं। पेज नंबर 44 पे आपको दी गई हैं डिफरेंट नोटेशंस हैं। ये जस्ट क्या है डेफिनेशन, दोनों ये भी हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अगर y के हिसाब से हम देखेंगे तो हम उसको डी वाई ओवर डी एक्स कहेंगे डेरिवेटिव को। अगर f ऑफ x हमें फंक्शन दिया गया होगा तो हम डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये उसकी डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड साइड भी उसकी डेफिनेशन है, ये भी उसकी डेफिनेशन है। डेरिवेटिव आपसे ज़रूरी नहीं है वो पूछेगा जी बताएं डी वाई ओवर डी एक्स बताएं, ये तो सिंपल सा वे है। वो आपसे पूछ सकता है जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बताएं, तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे डेरिवेटिव ही पूछ रहा है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बताएं, किसी भी फंक्शन का, वो फंक्शन आपको दरमियान में दिया गया होगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे डेरिवेटिव ही पूछ रहा है। थर्ड वे, वो आपसे कहता है कि बताएं रेट ऑफ चेंज बताएं। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, वो तब भी आपसे डेरिवेटिव ही पूछ रहा है। तो ये कोई डिफरेंट बातें नहीं हैं, ये सेम बातें ही हैं कि आपसे वो डायरेक्टली कह दे कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें, आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, जैसा कि आपके एफएससी तक वो सीधी सीधी बातें ही करेगा। एफएससी में वो आपसे डी वाई ओवर डी एक्स पूछ लेगा, वो आपसे एफ डैश ऑफ एक्स पूछेगा, आपसे वो कहेगा रेट ऑफ चेंज बता दें। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे स्लोप
ऑफ द कर्व पढ़ेंगे, वो भी आपसे डेरिवेटिव ही पूछेगा। जब आप एंटी टेस्ट में जाएंगे तब आपसे वो डिफरेंट वेज के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे लिमिट में, यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ सकता है। लेकिन ये एंटी टेस्ट की बातें हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू FSE वो थोड़ा सा सीधी सीधी बातें ही पूछता है आपसे। डेफिनेशन आपको क्लियर है जी। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बड़ी एक फेमस है आपके फिजिक्स की एग्जांपल है जी। स्पीड का अगर हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। वेरी गुड। तो एक्सेलेरेशन भी क्या है, जब हम स्पीड का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या है, टाइम है। टाइम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलेरेशन आ जाता है। क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द प्रोसेस of finding the derivative is called differentiation. The process of फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को जो फाइंड करने का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसका प्रोसेस है। हम क्या करते हैं जी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जो आपको समझाने के लिए, प्रोसेस समझाने के लिए कि हम डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सरसाइज 2.2 है उसमें इसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं। इसे हम कह सकते हैं जी फाइंड द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ AB इनिशियो मेथड। AB इनिशियो मेथड। वो आपसे डिमांड कर सकता है, आपको कोई भी फंक्शन दिया गया हो सकता है y = x²+2, और वो आपसे कह सकता है फाइंड द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ AB इनिशियो मेथड। नंबर 2, इसी का सेकेंड नेम है फाइंड द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर वो आपसे कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेरिवेटिव फाइंड करें तब भी आप यही 4 स्टेप करेंगे। और अगर वो आपसे कहता है बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, तब भी आप ये 4 स्टेप ही करेंगे जो भी आपको फंक्शन दिया गया होता है। इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ चारों स्टेप को। हमें कोई भी फंक्शन दिया गया, यहाँ पे मैंने y = f(x) लिया है, तो हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या होगा, हम फंक्शन में चेंज लेके आएंगे। y में भी चेंज आएगा और x में भी चेंज आएगा, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल में भी आएगा, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों में हम चेंज लेके आएंगे। चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो y में है तो डेल्टा y हो जाएगा, x में है तो डेल्टा x हो जाएगा। बात समझ आ गई। चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अगर वो y में है तो डेल्टा y हो जाएगा, और अगर वो x में है तो डेल्टा x हो जाएगा। अब ये फंक्शन बन गया y प्लस डेल्टा y, उसमें मामूली सा थोड़ा सा चेंज आ गया है, थोड़ा सा। इसी तरह से x में भी, ये हमारा स्टेप 1 है, इसे हमने कहा था इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, तो हमारे पास डेल्टा y = f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) आ गया। और इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज चेंज इन फंक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे, चेंज इन फंक्शन का नाम देंगे। डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्टेप 3 बनेगा। और डिवाइड होने के बाद ये जो बन गया है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी कि अगर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा ये हमारे पास क्या होता जाएगा, लिमिट डेल्टा x
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। और रेट ऑफ चेंज एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास डेरिवेटिव ही है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। ये इसको रिप्रेजेंट करने के वे हैं। अगर y के साथ है तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स कहेंगे। क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स के साथ है तो इसे हम एफ डैश ऑफ एक्स कहेंगे। और इसे क्या नाम दिया है, स्टेप 4 का नाम दिया है। ये 4 स्टेप आपने करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इनके नेम क्या हैं, ab initio मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। हमने अभी रिपीट किया, पढ़ा था एफ वाई इज इक्वल्स टू सी के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसको मैं दोबारा ले रहा हूँ। उसका मैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या ab initio मेथड, आप कुछ भी कह सकते हैं जी। y इज इक्वल्स टू सी हमारा फंक्शन था, इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ab initio मेथड। तो देखें जी, सेम उसी तरह से हम सारा काम करेंगे। स्टेप 1, आपने इसको नहीं भूलना, स्टेप हमेशा यही रहेंगे, स्टेप को नहीं भूलना। आप इसमें चेंज लेके आएंगे, y में जो चेंज आएगा उसे डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू, यहाँ पे x है ही नहीं तो ये c ही रहेगा, और डेट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमेशा जो हमें फंक्शन दिया होगा इक्वेशन नंबर 1 होगी, और जो हम चेंज लेके आएंगे वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेट इज स्टेप 2। ये हमारे पास स्टेप 2 हो जाएगा। क्या करेंगे जी, y प्लस डेल्टा वाई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी c माइनस सी। y से y कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा डेल्टा y इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 3 क्या है जी, इसको डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा जी, ये होगा हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये, इसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज स्टेप 3, स्टेप नंबर 3। that will be equals to delta y over delta x, delta y over delta x equals to 0 over delta x। क्लियर, ये हो जाएगा जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 ही होता है। अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इसे हम नाम देंगे स्टेप 4 का। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई हो गई, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या है 0 है, इस पे भी हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी। ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dy ओवर dx से। ये हमारे पास डेरिवेटिव है dy ओवर dx। y क्या था, ये हमारे पास y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी 0, ये हमारे पास 0 ही रहेगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या था, 0 था। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज या कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फंक्शन ले रहे हैं जी y इज इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टेप 1, इसमें हम चेंज लेके आएंगे। स्टेप नंबर 1, चेंज क्या आएगा जी, y प्लस डेल्टा वाई,
वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसे हम क्या कहेंगे, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो है हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा जी स्टेप नंबर 2। दैट विल बी इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा x बच जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर 3 क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, डेट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। ये अपने स्टेप ऐसे ही याद रखने हैं, हमारे पास 2 एक्सरसाइज हैं जिनमें हम ये बार बार यूज़ करेंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये क्या आंसर करेगा जी, ये हमारे पास 1 आंसर करेगा। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा जी स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। सो इसे हम क्या नाम देते हैं जी, ये है हमारे पास स्टेप नंबर 4। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या बनेगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन था जो हमने पहले भी लिया था उसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा था, 1 का रेट ऑफ चेंज आ रहा था, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे जी, इसका x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। पहले हमने कौन सा लिया है, कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन जो भी आएगा 3, 2, 5 जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0, और x की पावर 1 जब भी आएगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमने जो थर्ड फंक्शन लिया था वो लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम उसको चेक करते हैं जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लेते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए बी इनिशियो मेथड, हम कह लें, हम फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, हम बाय डेफिनेशन कह लें, आप इसको जो भी नाम देंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, स्टेप नंबर 1 हम चेंज लेके आते हैं किसमें, y में, डिपेंडेंट वेरिएबल में, और विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये बनता है y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और इसे हम कह लेंगे, ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 क्या है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये इसको हम नाम देते हैं स्टेप नंबर 2 का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड माइनस y, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या, डेल्टा y इक्वल्स टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर
3 है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर, ये हमारे पास स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया, तो ये आया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, इससे ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स। यहाँ पे सेम इसी तरह से स्टेप नंबर 4 होगा जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा जी, ये आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 एज इट इज, ऐसा ही है। अब डेल्टा एक्स में लिमिट अप्लाई होनी है तो 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या है, dy ओवर dx इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 2x के, और ये हमारे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। वही 3 स्टेप हैं जो हमने शुरू में भी यूज़ किए थे, हम इसको नाम देते हैं ab initio मेथड का, फर्स्ट प्रिंसिपल का या बाय डेफिनेशन का। इन तीनों का मतलब एक ही है, हमें ये 4 स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में हमें उसमें चेंज लेके आना है, दूसरे स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरे स्टेप में हमें डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करना है, और चौथे स्टेप में आपको क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने y इज इक्वल्स टू एक्स को भी हमने सॉल्व किया और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को भी हमने सॉल्व किया। वही 4 स्टेप किए हैं, यहाँ से हमें डेरिवेटिव मिलना शुरू हो गए। क्लियर है? तो ये वो हमारे पास मेथड है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे जाके। अभी आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में वो आपसे डिमांड करेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव विद ab initio मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। तीनों एक ही बातें हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको स्टार्ट करेंगे। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।